पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें जो पहला बिंदु था, जो पहला भाग हम लोग देखेंगे वह है आरंभिक विचारधाराएं, जो प्राचीन समय में प्रस्तुत की गई। हम लोगों ने बात किया था कि जो आरंभिक विचारधाराएं हैं ये धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित है। जिस प्रकार से 5 तत्वों से निर्मित शरीर अपने भारत में भी बताया जाता है, उन्हीं 5 मूलभूत तत्वों को आधार बना करके उन तत्वों को ही इन्होंने चारों जो विद्वान हैं, जो कहाँ के विद्वान हैं, यूनानी और ग्रीक विद्वान हैं, इन्होंने इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं। और जो सबसे पहला प्रयास होता है वो थेल्स महोदय करते हैं। और थेल्स महोदय जो अपना सिद्धांत देते हैं, इसको यह माना जाता है कि पहला विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका दिखाई देता है। और इसको हम लोग शुरू करते हैं तो पहला इसका जो पॉइंट होगा तो यही कि जो थेल्स महोदय थे, इन्होंने सबसे पहले विशुद्ध जो दार्शनिक सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत। लिखेंगे कि प्राचीन समय में थेल्स महोदय ने सबसे पहले एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है, इस पे जो अगला हम लोग बिंदु देखते हैं, विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इनके सिद्धांत को एकत्ववादी माना जाता है। एकत्ववादी सिद्धांत। एकत्ववादी सिद्धांत का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक तत्व से पृथ्वी की उत्पत्ति को बताते हैं। और इसमें ये सबसे जो पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रथम तत्व ये बताते हैं, ये जल को बताते हैं। ये बताते हैं कि जल से ही पृथ्वी की या सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है और इसी में ही क्या हो जाएगा, अंततः सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो एकत्ववादी सिद्धांत में जो मूल तत्व है ना, तत्व में जो मूल तत्व है, मूल तत्व वह जल है। ये बताते हैं कि जो जल है, जल से ही संसार की उत्पत्ति होती है और इसी में संसार अंततः नष्ट होता है या समाप्त होता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या समझा कि जो थेल्स महोदय हैं सबसे पहले विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया, और इनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया कि यह जो सिद्धांत है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एकत्ववादी सिद्धांत है। एकत्ववादी सिद्धांत का मतलब है एक ही मूल तत्व है जो जल है और इस जल से संसार की उत्पत्ति हुई है और संसार इसी जल से उत्पत्ति हुई है और संसार का जो समाप्त होना है वह इसी जल से होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई है वो जल में हुई है, जो हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि जीवों की उत्पत्ति भी जल से हो रही है। और यहाँ जो थेल्स महोदय हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वह जल से बता रहे हैं। तो यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। जो अगला हम लोग यहाँ बस आपको इतना ही पढ़ना है क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि एक विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकत्ववादी सिद्धांत। एकत्ववादी सिद्धांत का मतलब एक तत्व मूल तत्व होगा, संसार की उत्पत्ति इसी से हुई है, संसार अंततः इसी में नष्ट हो जाएगा। जो अगला हम लोग का टॉपिक है एनेक्सिमेनीज है। एनेक्सिमेनीज हैं, इन्होंने जगत की उत्पत्ति को इसी आधार पर, जैसे एक तत्व है तो एनेक्सिमेनीज जो हैं ये एक तत्व की जगह कई तत्वों को मानते हैं और इसमें इसी के आधार पर ये मूल तत्व वायु को मानते हैं। तो इनका जो सिद्धांत है ये एकत्ववादी सिद्धांत था। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे ये बहुत्ववादी सिद्धांत आएगा, जहां इनका सिद्धांत कैसा रहेगा, बहुत्ववादी सिद्धांत। और बहुत्ववादी सिद्धांत के अंतर्गत ये मूल तत्व ये भी मानते हैं, मूल तत्व ये जल को मानते हैं। सॉरी, ये क्या था, ये जल था, यहां वायु को मानेंगे। ठीक है, मूल तत्व वायु को मानते हैं। एनेक्सिमेनीज
बहुत्ववादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और मूल तत्व ये वायु को मानते हैं और इस वायु को बताते हैं, वायु का जो समर्थन इसके जो बहुत्ववाद में करते हैं कि संसार वायु अनंतता और असीम होती है, जिससे अग्नि, जल और पृथ्वी का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते थे? वायु हर जगह व्याप्त है ना, अनंत और सर्वव्यापी बताते हैं। और इसी वायु से ये बताते हैं कि जल और भूमि बोल सकते हैं आप, अग्नि, निर्माण होता है। ठीक है, तो जब विद्वान क्या मानते हैं कि जो जगत की उत्पत्ति हुई है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उस पे मूल तत्व वायु है और वायु का विभिन्न रूप है क्योंकि अनंत और सर्वव्यापी है। और ये बहुत्ववाद का सिद्धांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायु से ही क्या हो रहा है? जल, भूमि और अग्नि का निर्माण हो रहा है। तो इसी आधार को इनके जो सिद्धांत है वो बहुत्ववादी सिद्धांत है। जहाँ थेल्स महोदय जल में उत्पत्ति और जल में ही समाप्त मानते हैं, वहाँ अनेक्सिमेनीज वायु को आधार बनाते हुए और जल, भूमि और अग्नि का निर्माण बताते हैं। और इससे ही क्या हुआ कि संसार की उत्पत्ति होती है। तो हमें यह आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो विद्वान है, जो अगले विद्वान है पाइथागोरस है। पाइथागोरस के बारे में आप पढ़ लिए होंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था कि मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस। तो हम लोग देखते हैं पाइथागोरस जी के बारे में। ठीक है, तो पाइथागोरस जो महोदय हैं ये क्या बोलते हैं कि पदार्थ एक संख्या मात्र हैं और पदार्थ जब संख्या मात्र हैं तो जो संसार की उत्पत्ति हुई है वो पदार्थों से हुई है। ठीक है, संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं। क्या बोलते हैं ये? संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं और सभी पदार्थों में एक रूपता पाई जाती है। ये क्या बोलते हैं? संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं और जब संख्या मात्र है तो सभी इन्हीं पदार्थों में क्या होती है? समरूपता पाई जाती है। और इसी समरूपता को क्या बताते हैं कि जो इन्हीं पदार्थों से जो पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और इन्हीं पदार्थों में वह लास्ट में समाप्त हो जाती है। तो लास्ट में इसमें क्या देखा कि संसार की उत्पत्ति पदार्थों से हुई, संसार के सभी पदार्थों की संख्या मात्र है, एक रूपता है और इन्हीं से क्या हुआ? संसार की उत्पत्ति होती है। संसार की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र बताते हैं क्योंकि मैथमेटिशियन है, इनको हर चीज़ गणित समझ में आएगी, संख्या समझ में आएगी। और बोलते हैं कि जब सभी पदार्थों में एक रूपता है और संसार की उत्पत्ति इन्हीं पदार्थों से हुई है। यहाँ हम लोग समझ गए। अब हेराक्लिटस महोदय के देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। तो जो हेराक्लिटस महोदय थे, 4 हम लोग ये जो प्राचीन विचारक हैं इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हेराक्लिटस जो महोदय हैं ये संसार की उत्पत्ति अग्नि से बताते हैं। किससे? अग्नि से बताते हैं। ये बोलते हैं कि जो संसार की उत्पत्ति हुई है वो अग्नि से हुई है और अग्नि पृथ्वी, जल और वायु में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी या जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? इसमें बस मात्र इतना समझने, देखिए आप कि जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्नि से हुई है। और जो ये अग्नि से हुई है और यही जो अग्नि होगी तो इसके 3 भाग ये बताते हैं कि 3 में चेंज हो जाता है। तो देख लीजिए, पहला ये बताते हैं कि वायु, जल और स्थलीय भूमि पर बदल जाता है। तो जगत की उत्पत्ति ये अग्नि से मानते हैं हेराक्लिटस महोदय। जगत की उत्पत्ति डायरेक्ट आप लिखेंगे ये अग्नि से मानते हैं, जिसपे वायु, जल और स्थल में इसका रूप परिवर्तित होता है। पाइथागोरस के बारे में आप बताएंगे संसार की सभी
जो पदार्थ हैं वो संख्या मात्र बताते हैं और जिनमें एकरूपता पाई जाती है, और इन्हीं पदार्थों से संसार की उत्पत्ति हुई है। जबकि एनेक्सिमेनीज के बारे में बताएंगे, बहुत्ववादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और इनका जो मूल तत्व होता है वो वायु को मानते हैं, और वायु अनंत और सर्वव्यापी होता है, और इसी वायु से जल, भूमि या स्थल और अग्नि का निर्माण होता है। और जो हम लोग ये पहला जो था थेल्स महोदय, ये विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ, एक जो एकत्ववादी सिद्धांत है, क्योंकि ये मूल तत्व इसको जल को मानते हैं, और संसार की जो उत्पत्ति होती है वो संसार की उत्पत्ति और संसार का नष्ट होना इसी जल में पाया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने यूनानी और ग्रीक विद्वानों का जो मत था उसे हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है। जो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो एक तारक या अद्वैत जो वादी सिद्धांत है वहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो ठीक है, हम लोग अगले पॉइंट में मिलते हैं। ओके, बाय। तो दोस्तों, ये हम लोग का पृथ्वी उत्पत्ति और विकास से संबंधित दूसरा टॉपिक है। पहले भाग में हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो धार्मिक विचारधारा थी और उन विचारधाराओं में जो विचार था वो यूनानी और जो ग्रीस विद्वान थे उनको द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसको हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने थेल्स महोदय के विचार देखे थे। थेल्स महोदय के बाद हम लोगों ने जो विचार देखा था वह पाइथागोरस का देखा था, एनेक्सिमेनीज जी का देखा था। तो ये सिद्धांत जो धार्मिक मान्यताएं थीं उन पर आधारित थे, और जिसमें जल, वायु और अग्नि को महत्व दिया गया था। तो इसके बाद जो दूसरा हम लोग का ये पार्ट है, इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी, उसमें दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। अद्वैतवादी संकल्पना या पैतृक संकल्पनाएं, और दूसरी हैं द्वैतवादी संकल्पनाएं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संकल्पनाएं दो आधारों पर कैसे इसको बांटा गया है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो पहला विचार आया वो अद्वैतवादी था, जिसमें से जो प्रमुख विद्वान थे वो पहले विद्वान कास्ते द वफन थे। और जो इस श्रेणी के अद्वैतवादी जो श्रेणी के विद्वान हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है वह एक तारा से या एक पैतृक तारा से उत्पत्ति मानी। और इसमें यह बताया गया कि पूरी जो सौरमंडल है उस सौरमंडल का निर्माण एक तारा के द्वारा यहाँ निर्मित बताया गया। जबकि द्वैतवादी संकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारा के, एक साथी तारा और एक सूर्य तारा के जो टक्कर हुई उसके द्वारा निकले हुए पदार्थ थे उनसे इसको बताया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले अद्वैतवादी संकल्पना में देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक तारक। एक तारक सिद्धांत संकल्पना, इसमें जो दो तारा का इसमें टक्कर बताया जाता है। तो सबसे पहले जो अद्वैतवादी संकल्पना का विकास हुआ, इसमें पहले जो विद्वान आते हैं उनका नाम होता है कास्ते द वफन। कास्ते द वफन जो विद्वान होते हैं ये सबसे पहले ये बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, और इनके द्वारा जो प्रतिपादित नियम होता है वह सबसे प्रथम नियम होता है, और इनके सिद्धांत का नाम होता है पुच्छल तारा सिद्धांत। पुच्छल तारा संकल्पना। सबसे पहले ये पुच्छल तारा संकल्पना देते हैं, और इसका प्रतिपादन जो समय होता है वो 1749 में बताते हैं। और इस परिकल्पना में सबसे पहले ये तार्किक और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बताते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वह उल्कापिंड और सूर्य के टक्कर के द्वारा निकले हुए जो पदार्थ थे, जो अणु निकले थे, उस मलबा से जो सौरमंडल है और पृथ्वी है उसका निर्माण होता है ना। तो इसके जो पुच्छल तारा है, इस पुच्छल तारा से क्या होता है, सूर्य की टक्कर होती है, उसके द्वारा पृथ्वी और सौरमंडल का विकास होता है। तो हम लोग कास्ते द वफन के बारे में देखें, और ये कास्ते जो वफन होते हैं ये एक फ्रांसीसी विद्वान हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित तार्किक विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं।
आइए हम लोग दूसरी जो विचारधारा है वो है वायव्य राशि परिकल्पना, और जो तीसरी है वो है निहारिका परिकल्पना। तो हम लोग क्रम से बढ़ते हैं। पहली होगी कास्तेदा बफन की पुच्छल तारा संकल्पना, जो कब प्रतिपादित की जा रही है? 1749 में, और ये फ्रांसीसी विद्वान हैं और इनके द्वारा यह पहली बार विशुद्ध और एक प्रकार से वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। और इसके बाद जो दूसरे विद्वान आते हैं उनका नाम होता है, जर्मनी के होते हैं इमैनुअल कांट, और इमैनुअल कांट के द्वारा सबसे पहले वायव्य राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके प्रतिपादक कौन हैं? इसके जो प्रतिपादक है वो है इमैनुअल कांट। सबसे इंपॉर्टेंट जो विचारधारा ये एक तारक या पैतृक संकल्पना में है, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है वायव्य राशि परिकल्पना, जिसे इमैनुअल कांट के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। और इसको अगर आप समझ जाते हैं तो जो एक तारक सिद्धांत हैं, जैसे वायव्य राशि और निहारिका, ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग वायव्य राशि परिकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्रतिपादक इसके इमैनुअल कांट है। जो इसका समय होता है यह 1755 में इसको, है ना, प्रतिपादित करते हैं। और ये अपने जो विचार में सबसे पहले ब्रह्मांड में एक ये बताते हैं कि एक ऐसा आद्य पदार्थ होता है, एक ऐसा मटेरियल या ईश्वरीय जो मटेरियल है, ऐसा भाग बताते हैं जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उसके बारे में ये सबसे पहले क्या बताते हैं? आद्य पदार्थ बताते हैं, और इस आद्य पदार्थ की ये अलग अलग विशेषता बताते हैं। उन विशेषताओं को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही इनके सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ये वायव्य राशि में ब्रह्मांड में ये क्या बताते हैं कि एक आद्य पदार्थ या अलौकिक पदार्थ इसको बताते हैं, और जिससे पृथ्वी को उत्पत्ति बताते हैं, ठीक है। और इस अलौकिक जो पदार्थ होता है, इसे या आद्य पदार्थ होता है, इस पदार्थ में ही ये इसकी विशेषता पहले बताते हैं, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये आद्य पदार्थ होता है, इस पदार्थ की ये 3 खासियत बताते हैं। उस खासियत को पहले हम लोग देखते हैं कि पहली खासियत बताते हैं कि यह अत्यंत कठोर अवस्था में होता है, अत्यंत कठोर अवस्था के साथ शीतल एवं गतिहीन होता है। आद्य पदार्थ जो अलौकिक पदार्थ बताते हैं, और यह बताते हैं कि यह क्या करता है? विचरण कर रहा है। कहाँ? ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड में यह क्या कर रहा था? घूम रहा था। आद्य पदार्थ जो ब्रह्मांड में, है ना, ब्रह्मांड में घूम रहा था। और इसकी ये विशेषता बताते हैं, है ना। क्या विशेषता बता रहे हैं? कि पहली विशेषता है कि यह आद्य पदार्थ अत्यंत कठोर था, अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन। तो सबसे पहले विद्वान ये बताते हैं, जो कांट महोदय होते हैं, कि ब्रह्मांड में एक अलौकिक शक्ति द्वारा निर्मित आद्य पदार्थ था। अलौकिक जो शक्ति थी, अलौकिक जो पदार्थ हुआ था, यह जो निर्माण हुआ था, है ना, वो अलौकिक शक्ति द्वारा निर्मित अलौकिक पदार्थ था, जिसे आद्य पदार्थ कहा गया। और यह आद्य पदार्थ ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था, और इसी ब्रह्मांड में अत्यंत जो जिसकी विशेषता थी अत्यंत कठोर और शीतल और गतिहीन अवस्था में यह चक्कर लगा रहा था। और कालांतर में क्या हुआ, है ना। इसके बाद देखिए, समझते हैं इसको।
कालांतर में जो ये पदार्थ थे, जो ये आद्य पदार्थ था, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल के बढ़ने से कणों में गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि होने से कणों में टक्कर उत्पन्न हो जाती है और इस कणों के टक्कर से ऊष्मा एवं गति, है ना। गुरुत्वाकर्षण कालांतर में आद्य पदार्थ जो विचरण कर रहा था ब्रह्मांड में, उस पे कणों के टक्कर से, गुरुत्वाकर्षण बल से कणों के टक्कर हुए और उससे ऊष्मा और गति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें गति से क्या होता है, भ्रमण गति के रूप में भ्रमण गति के विकास से इसकी जो गति होती है, रोटेशन गति होती है, उस गति में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसको हम लोग दूसरे भाषा में फिर से समझते हैं। कैसे? देखिए, पहले क्या होता है कि छोटे छोटे कण होते हैं, फिर ये बड़े कण के रूप में रूपांतरित होते हैं और जो इसका अगला कदम होता है वो और बड़े कण होते हैं और एक विशाल पिंड रूप में एक रूप धारण करते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया विशाल गैस का पुंज या निहारिका। निहारिका। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि जो आद्य पदार्थ था वह जो ब्रह्मांड में विचरण कर रहा था, उसमें कालांतर में गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ा। गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने से क्या हुआ कि आपस में कण एक जगह एकत्र होने लगे और ये एकत्र होने से इसमें कणों के टक्कर से ऊष्मा और गति उत्पन्न होती है, जिससे निहारिका का विकास होता है और निहारिका गति करना प्रारंभ कर देती है। इसके बाद क्या होगा, इसके हम लोग अगले यही अभी देखते हैं, है ना। इसको थोड़ा मिटाते हैं, जगह बनाते हैं। तो ये जो विशाल गैस का पिंड था, निहारिका थी, इस पे क्या जो गति अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन गति और ऊष्मा में वृद्धि होती जा रही थी और जिससे घूर्णन गति से वृद्धि होने से जो अभिकेंद्रीय बल था उसमें कमी आ गई। अभिकेंद्रीय बल के कम होने से, क्योंकि अत्यधिक तीव्र से घूर्णन हो रहा था, घूर्णन बल बढ़ने से अभिकेंद्रीय बल में इन्होंने बताया कि कमी आ रही थी। जैसे जैसे अभिकेंद्रीय बल कम होता जा रहा था, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर काम करना प्रारंभ कर देता है, जिससे तप्त और जो घूमता हुआ ये निहारिका था, जो ये तप्त और निहारिका घूमता हुआ तप्त और निहारिका था, इस निहारिका से अनेक छल्ले, क्योंकि अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर काम करता है, तो जिससे क्या हुआ कि ये छल्ले बाहर की ओर निकलना प्रारंभ कर देते हैं और तप्त घूमते निहारिका से अनेक छल्ले निकल के बाहर निकल जाते हैं और वह एक गांठ की रूप में सम्मिलित होते हैं, जिससे हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है। और ये बताया गया कि जो इससे छल्ले निकले, वो जो छल्ले निकले, जो 8 छल्ले आज हैं, इन्होंने 9 छल्ले और 8 छल्लों की बात की, और जो इसका अवशिष्ट भाग था, जो निहारिका का अवशिष्ट भाग था, अवशिष्ट भाग था, उसको मौलिक भाग या अवशिष्ट भाग था, इसको सूर्य के रूप में इन्होंने बताया। तो हम लोग ने क्या देखा यहाँ, यही इनका सिद्धांत है कि ब्रह्मांड में वायव्य राशि परिकल्पना के अंतर्गत जो इमैनुअल कांट हैं अपने गैसियस थ्योरी में, अपने इस वायव्य राशि और गैसियस थ्योरी में का जो प्रतिपादन इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया, ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में अलौकिक शक्ति द्वारा निर्मित एक आद्य पदार्थ होता है ना। ब्रह्मांड में अलौकिक शक्ति या भगवान की शक्ति से निर्मित एक आद्य पदार्थ होता है और वह आद्य पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने से उस पर कणों की टक्कर शुरू हो जाती है। उन कणों की टक्कर से जो धीरे धीरे उसमें एक बड़ा रूप धारण करता है और विशाल गैस का एक पिंड बनता है, जिसे इन्होंने निहारिका नाम दिया। निहारिका में अत्यधिक घूर्णन गति बढ़ती जाती है, जिससे ऊष्मा और घूर्णन गति वृद्धि होती है, जिससे अपकेंद्रीय बल में कमी आती है। साथ ही अपकेंद्रीय बल बढ़ता, जैसे जैसे अपकेंद्रीय बल बढ़ता है तो जो ये तप्त और गैसी घूमता हुआ पिंड था
जो निहारिका थी, इस निहारिका से बाहर की ओर 9 छल्ले और विभिन्न छल्ले बाहर निकलते हैं, जो एक गांठ के रूप में सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और जो इसका मूल भाग होता है, जो अवशिष्ट भाग होता है निहारिका का, उसको सूर्य के रूप में ये प्रस्तुत करते हैं और मौलिक या अवशिष्ट भाग सूर्य को इन्हें करते हैं। इसी प्रकार से जो ग्रह का निर्माण होता है और इन ग्रहों से इसी प्रकार की प्रक्रिया पुनः होती है और ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण भी इनके द्वारा बताया जाता है। तो हमें ये आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट की आपको समझ में आई होगी। और इसके थोड़ा गुण और दोष हम लोग देख लेते हैं, तो इसको हम फिर से कर तो हम लोग इमैनुअल कांट के जो वायव्य राशि है उसका कुछ गुण और कुछ दोष हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गुण में क्या हम बता सकते हैं कि बहुत दिनों तक तो ये मान्यता रही कि बहुत अच्छी संकल्पना है और विद्वानों ने इसको सराहा, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी आलोचनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन तब भी इस पर कुछ गुण रहे। गुण क्या थे कि जो आने वाले जो विद्वान थे उनको ले एक मार्ग प्रशस्त किया इन्होंने कि किस प्रकार से जो विद्वान थे उनको प्रेरणा मिली कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया, जिसमें से एक तारक के बाद 2 तारक संकल्पना आती है। वर्तमान में बिग बैंग थ्योरी जो हम लोगों को आधार और मान्यता प्रदान करती है, वहाँ तक का जो मार्ग होता है कहीं ना कहीं उस पर इमैनुअल कांट ने आधार तैयार कर दिया होता है। तो पहला क्या हुआ कि आने वाले विद्वानों के लिए एक प्रेरणा का कार्य किए। तो क्या किए? प्रेरणा का कार्य किए, है ना। भविष्य में आने वाले जो विद्वान थे, जो भूगोलविद्ता थे, उनके लिए इन्होंने आधार प्रदान किया। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के नियम का इन्होंने कहीं न कहीं पालन किया। गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के नियमों का इन्होंने अपने सिद्धांत में पालन किया। ये इनके 2 आप गुण बता सकते हैं कि जो आने वाले विद्वान हैं उनके लिए प्रेरणा और मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के नियमों का पालन किया। जो इनकी आलोचनाएं या दोष बताया जाता है, उसमें जो पहला दोष है कि जो कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम है उसका इन्होंने पालन नहीं किया। किसका? कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का पालन नहीं किया। कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का आप सामान्य से मतलब समझ सकते हैं। तो विद्वानों ने यह बताया कि जो कोई भी कण है वो अगर आपस में टकराएंगे तो इनमें ऊष्मा तो उत्पत्ति होगी, ऊष्मा का तो बढ़ना लॉजिकल है, लेकिन उन्होंने जो गति बताई, ये घूर्णन गति बताई, गति की बात विद्वानों को डाइजेस्ट नहीं हो पाई। तो कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम का यहाँ इन्होंने पालन नहीं किया। समझ गए होंगे आप। दूसरा, विद्वानों ने बताया कि जिस आद्य पदार्थ की आप बात करते हैं, जो एक अलौकिक पदार्थ आप बताते हैं, अलौकिक शक्ति के द्वारा निर्मित आद्य पदार्थ था, आद्य पदार्थ था, वह कहाँ से आया था, है ना, कहाँ से आया था और क्या था, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं था। 2 इनकी आलोचनाएं मुख्यतः की जाती हैं। फिर ग्रहों की गति के बारे में ये स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए कि ग्रहों के अगर एक ही परिवार के कोई सदस्य हैं तो उनका जो नेचर होना चाहिए, थोड़ा प्रकृति होनी चाहिए, वो लगभग मिलती जुलती होती है। जबकि यहाँ सोलर सिस्टम में आप देखेंगे कि सभी ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी गति आपकी विपरीत है। उसमें शुक्र और जो अरुण हैं उनकी पूर्व से पश्चिम की ओर गति है। तो यहाँ इनका जो नियम था यह क्या हो गया, शुक्र और जो अरुण था वहाँ फेल कर गया। तो ये इनकी आलोचनाएं थी। हम लोगों ने यहाँ क्या देख लिया, गुण और दोस्त। जब भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आता है वायव्य राशि को कल्पना को आप समझाइए, तो अगर 5 मतलब मार्कर में आता है, 50 वर्ड में आता है, तो आप की वर्ड इसके जो सिद्धांत है इसके लिखेंगे। और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप पूरी जो गुण और दोष और इनके सिद्धांत को व्याख्या यहाँ करेंगे। तो आइए हम लोग फिर इसके बाद निहारिका परिकल्पना को देखते हैं जो लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत की। तो ये हम लोग का जो दूसरा सिद्धांत है, इसमें
निहारिका संकल्पना, इसे फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो सबसे पहले निहारिका संकल्पना के बारे में ये देखते हैं कि इसका प्रतिपादन फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास महोदय द्वारा किया जा रहा है, जिसका समय 1700 कितना 1796 है 96। और इस परिकल्पना की कुछ मान्यताएं देते हैं, क्योंकि आप देख चुके हैं जो इमैनुअल कांट महोदय थे, इमैनुअल कांट महोदय के जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत की आलोचनाएं क्यों प्रारंभ हुई। उस जो प्रारंभिक विचारधारा थी उनकी कि जो आद्य पदार्थ है, जो अलौकिक पदार्थ है, अलौकिक शक्ति से निर्मित हुई जो पदार्थ है, उस पदार्थ को ब्रह्मांड में कहाँ से आया, साथ ही उस पर गति और ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या इमैनुअल कांट महोदय नहीं कर पाए थे। उन्हीं आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए लाप्लास महोदय ने उन कमियों को दूर करने के लिए अपनी मान्यताओं को आधार दिया, और अपनी मान्यताओं में सबसे पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मांड में जो एक आद्य पदार्थ था, आद्य पदार्थ की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ विशेषताएं बताते हैं, कुछ मान्यताएं देते हैं कि ब्रह्मांड में गतिशील एवं तप्त महापिंड था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते कि ग्रेविटेशन फोर्स आया, फिर टक्कर हुआ और उसके बाद उसमें गति उत्पन्न हुई। ये इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण से इन्होंने सबसे पहले बताया ब्रह्मांड में गतिशील एवं तप्त एक महापिंड था, और वह मंद गति से, दूसरी इन्होंने बताया कि वह मंद गति से घूर्णन कर रहा था, जिसका नाम उन्होंने निहारिका या नेबुला दिया। ये बताते हैं कि जो नेबुला होता है, इसमें धूल कण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी गैसों का एक क्या होता है, बड़ा विशाल ये एक पिंड के रूप में निहारिका होता है, नेबुला होता है, जो मंद गति से घूर्णन कर रहा होता है। तो पहली विशेषता या मान्यता बताते हैं कि ब्रह्मांड में गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जो मंद गति से घूर्णन कर रहा था, जिसका नाम इन्होंने नेबुला या निहारिका बताते हैं। और ये बताते हैं कि धीरे धीरे कालांतर में इस नेबुला का शीतलन प्रारंभ हो जाता है, और उस शीतलन से जो बाहरी भाग होती है उस पे सिकुड़न आ जाती है। जैसे आप ये अर्थ है, अगर इसके बाहरी भाग ठंडा होना प्रारंभ हो जाएगा तो इसमें कुछ कर्व आना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार से बताते हैं कि पृथ्वी में भी कर्व होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भाग ठंडे कुछ गर्म होते हैं, जिससे सिकुड़ना पृथ्वी प्रारंभ कर देती है। यह इनकी मान्यता थी, और इस मान्यता के आधार पर ही ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग इसको आगे अभी देखते हैं, है ना, कि कैसे इसको बताते हैं। तो निहारिका में गति, और तब यह तप्त पिंड था, और जैसे जैसे गति हो गई, गति में बढ़ती गई, तो ऊष्मा में जो बाहर भाग था, ऊष्मा और जो विकिरण है, विकिरण और ऊष्मा में कमी आना प्रारंभ हो जाता है, ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे जो बाहरी भाग होता है इस पे शीतलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इस शीतलन से निहारिका का संकुचन होता है, निहारिका का संकुचन होता है। इससे क्या हो रहा है, निहारिका का संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे निहारिका का संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है, और इस संकुचन से निहारिका की जो गति होती है वह बढ़ जाती है। गति में वृद्धि होती है, और इस गति के वृद्धि से आप जानते हैं कि अब केंद्रीय बल में कमी आएगी, और अब केंद्रीय बल बढ़ जाता है, और जिससे विभिन्न छल्ले
इस नेबुला से, निहारिका से बाहर निकलते हैं और एक गांठ के रूप में सौर मंडल का और पृथ्वी की उत्पत्ति को संभव बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रह्मांड में लाप्लास महोदय मानते हैं कि ब्रह्मांड में गतिशील और तप्त महापिंड था, धीरे धीरे उसके ऊष्मा और विकिरण में कमी आना प्रारंभ हो जाता है, जिससे उसमें शीतलन की प्रक्रिया बाहरी भाग में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा और इसमें ह्रास होता है तो शीतलन की प्रक्रिया चालू होती है, जिससे निहारिका में संकुचन प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे संकुचन होता है तो गति बढ़ती है निहारिका की, नेबुला की, जिससे अब केंद्रीय बल कम होता है, अब केंद्रीय बल बढ़ जाता है, जिससे विभिन्न जो 9 छल्ले होते हैं, 8 छल्ले होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। अब इसके हम लोग कुछ गुण और दोष देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो अगला थ्योरी होगा वो द्वैतवादी सिद्धांत में पहुंचेंगे। तो जो फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास महोदय थे, ये बताते हैं कि जो निहारिका थी उससे मात्र एक छल्ला था वह बाहर आता है, और एक छल्ले से ही क्या होता है, 9 छल्ले बनते हैं। लेकिन जो एक और विद्वान होते हैं, जिनके साथी विद्वान होते हैं, रास महोदय की बात रास नहीं आई कि एक छल्ले से आप पृथ्वी का निर्माण बता रहे हैं पूरे ब्रह्मांड का। तो उन्होंने बताया नहीं, जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है उसमें अलग अलग 9 छल्ले बाहर निकले हैं और उनसे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। इसके बाद आइए और जो ये भी बताया गया, जो ये इसका मूल भाग, अवशिष्ट भाग होता है, यह सूर्य के रूप में तप्त अवस्था में आज भी वर्तमान में है। तो गुण और दोष कुछ इसके देखते हैं। गुण क्या था? पहला कि इन्होंने यह बताया कि जो पृथ्वी का ध्रुवीय वृत्त है वह जो विश्वतरेखी वृत्त है उससे कम है। तो विश्वतरेखी जो वृत्त होता है, जैसे ये विश्वतरेखा, इसका जो वृत्त था इसको इन्होंने क्या बताया, ये अधिक है। एक मानक इन्हें गुण बताया गया। दूसरा ये बताते हैं, है ना, ये सही है कि अगर कोई भी ठंडी हो घूमेगी वैसे ठंडी होगी तो ये भाग कम होगा और बीच का भाग उसका ज़्यादा होगा। फिर दूसरे बताते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों पे जाने पर तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, जो आज भी यह साबित करती है कि ये सिद्धांत सही है। और साथ ही न्यूटन और गुरुत्वाकर्षण के जो नियम था उसका भी पालन करते हैं। जो इसका दोष है, दोष सबसे पहले वही है कि जो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है उसका ये भी पालन नहीं कर पाते हैं, है ना। कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो इनका दोष होता है कि इनका भी वही आलोचना होती है कि जो छल्ले अगर निकले तो 9 ही छल्ले क्यों निकले, ज़्यादा क्यों निकले, कम क्यों नहीं निकल पाए। तो 9 छल्ला से संबंधित इनकी एक बुराई होती है कि 9 ही जो ग्रह उपग्रह छल्ले क्यों निकले, ठीक है। और उसके साथ तीसरी की नेबुला कहाँ से आया, नेबुला जो आया, निहारिका कहाँ से आई, निहारिका की भी ये व्याख्या नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से इमैनुअल कांट अपने जो सिद्धांत में आद्य पदार्थ जो दैवी पदार्थ था उसकी व्याख्या नहीं कर पाते, उसी प्रकार से अपने नेबुला की भी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। साथ ही ग्रहों और उपग्रहों की गति के बारे में जो उनके साथ प्रॉब्लम आई थी शुक्र और अरुण को लेकर के, वो यहाँ भी प्रॉब्लम बनी हुई थी, ग्रहों की गति, ठीक है। तो ये हम लोग गुण और दोष। फिर इसका जो कंक्लूजन पॉइंट वही होगा। तो ये भी क्या किए कि कहीं ना कहीं आज इनका थोड़ा सा योगदान है कि जो वर्तमान में बिग बैंग थ्योरी है और जो हम लोग द्वैतवादी सिद्धांत पढ़ेंगे, 2 तारा के द्वारा अपने सौरमंडल का निर्माण पढ़ेंगे, उसमें इनका योगदान भी रहा। तो इसको यहाँ से कंक्लूड करते हैं। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा द्वैतवादी सिद्धांत या 2 तारा के द्वारा ब्रह्मांड या पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति।